हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट दो वीडियोज़ में हम लोगों ने पब्लिशिंग रिलेटेड टर्म्स डिस्कस की थी। सो होप कि आपको समझ आई होंगी। स्टिल अगर आपको डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम रिजोल्यूशन को लेके कोई कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख के पूछ सकते हैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइनली जब आप एक अच्छा वेबसाइट बना लेते हैं, यानी कि मोर देन 4 और 5 वेब पेजेस बना के नाउ यू आर रेडी टू अपलोड योर वेब पेजेज ऑन अ सर्वर, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, यानी कि जो फाइनल स्टेप है आपका वेबसाइट पब्लिश करने का फाइनल फेज जो होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने कहा था कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको एक होस्ट प्रोवाइडर चाहिए होता है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट को होस्ट करेगा, यानी कि जहाँ से आप अपना सर्वर पे स्पेस परचेज करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो कॉमनली हम उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। यानी कि वेब सर्वर अलाउ टू ट्रांसफ़र एंड स्टोर योर फाइल इंक्लूडिंग HTML एंड इमेज मल्टीमीडिया फाइल्स, जो भी आपने बनाया है उन सब को वेब सर्वर पे रखने के लिए जो होस्ट हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे होस्ट प्रोवाइडर्स हैं जो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल GoDaddy.com, OneAndOne.com, VirtualEmpire.com, इन पे आप वेबसाइट्स पे विज़िट कीजिए। वहाँ पे आप देखेंगे कि वो आपको डिफरेंट पैकेजेज में अवेलेबल करवाते हैं। ईयरली पैकेज है, मंथली पैकेज है, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव ज़्यादा महंगे या ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। कुछ फ्री वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे Weebly.com हो गया, ठीक है, WordPress.com हो गया। वहाँ पे आप अपनी फ्री वेबसाइट बना के यूज कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक जैसे फ्रीली अवेलेबल है तो वो अपना सब डोमेन में अपना नाम ज़रूर ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस होती हैं। एंड अगर आप फ्री नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज या फिर अपना वेब एड्रेस URL रखना चाहते हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो आप इन वेबसाइट्स को एक बार विजिट कीजिए तो उससे उस आपको वेब होस्टिंग का और आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो जनरली हम लोग जो लोकल सिस्टम से, जहाँ पे आपने वेब पेजेस बनाए हैं, आपका HTML डॉक्यूमेंट या CSS डॉक्यूमेंट बना से आपने एक अच्छा वेब पेज और वेबसाइट बनाया है। नाउ आप अगर उन वेब पेजेस को अगर अपलोड कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस भी आप कोई भी वेब होस्ट प्रोवाइडर यूज कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसकी हेल्प से आप अपनी वेब पेजेस को अपलोड करेंगे, तो उसमें आपका FTP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। FTP जो है, पूरा नाम याद रखेंगे, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो आपके सिस्टम से फ़ाइल्स को रिमोटली, यानी कि रिमोट सिस्टम पे, रिमोट सर्वर पे अपलोड करने का काम करता है, ठीक है। सो जब भी आप यूज करते हैं किसी भी वेब बिल्डर का, तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे पेज टू पब्लिश का ऑप्शन होता है, जिसमें आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, बट कौन कौन सा पेज आप पब्लिश करना चाहते हैं वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ वो पेज आपके जो है ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, बाकी अवेलेबल नहीं होंगे। या फिर एंटायर वेबसाइट का ऑप्शन होता है। एंटायर वेबसाइट में आपके जितने भी वेब पेज आपने अपलोड किए हैं सर्वर पे, वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे आपकी वेबसाइट पे। सेलेक्ट पेज ओनली, यानी कि आप एक पर्टिकुलर पेज को भी अपलोड करके डिस्प्ले करवा सकते हो, पब्लिश करवा सकते हो। सेलेक्ट पेज एंड सब पेजेज का ऑप्शन भी वहाँ पे होता है, जैसे हमारा लोकल सिस्टम पे होता है कि फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है, तो इन सिमिलर मैनर पेज के अंदर अगर अनदर पेज है तो वो भी आपका वहाँ पे डिस्प्ले होगा। जब आप पब्लिश करते हैं तो वो भी आपका पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। सो पब्लिश ऑल फाइल से यहाँ पे मीनिंग है कि जितने भी पेजेज हैं सारे पेज सेलेक्ट हो जाएंगे और आप उनको पब्लिश कर देंगे सच दैट वो एक्सेसिबल हो एंड यूजर्स को। एंड यूजर्स कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल गूगल का अपना सर्वर, गूगल की वेबसाइट है, तो वी आर द एंड यूजर्स। हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसका URL पे अपने खुद के ब्राउज़र पे, सिस्टम पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे जब लिखते हैं google.com, तो रेस्पेक्टिव पेज उसके सर्वर से आपके पास आ जाता है। तो वी आर द एंड यूजर्स जो उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। इन सिमिलर मैनर अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं रिमोट सिस्टम पे, सो
आप उन फाइल्स में कौन कौन सी फाइल्स एक्सेस कर पाएंगे वो डिपेंड करता है कि जब आपने वेबसाइट को अपलोड किया है तो आपने इनमें से किस तरीके का ऑप्शंस का यूज किया है। एंड HTML फाइल्स पब्लिश करना, तो जो सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, पब्लिश ऑल कर रहे हैं, उनमें सारी फाइलें आ जाती हैं आपकी, और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी HTML फाइलें जो है वो पब्लिश हो, बाकी जैसे अदर फाइल्स है वो ना हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। एंड पब्लिश चेंज फाइल ओनली, यानी कि अगर कोई आप फर्दर अपडेट करते हैं तो उससे वो अपडेट भी रिफ्लेक्ट हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। सो ये जो ऑप्शन है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू वांट टू पब्लिश द फाइल दैट वर चेंज सिंस द लास्ट टाइम यू हैव पब्लिश ऑन योर वेबसाइट। कोई वेबसाइट पे आपने पहले फाइल का पब्लिश किया, उसके बाद कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद जब आप फर्दर पब्लिश करते हैं, यानी कि फर्दर उसमें अपडेट करते हैं, तो वो भी वहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके का आपका जो प्रोसीजर होता है, जैसे स्टेप 1 में जो ऐड पब्लिश लोकेशन आती है, जब पब्लिश पे जाते हैं आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं, जिससे आप उसको रिमोट लॉगिन पे अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। जो कस्टमाइज URL होता है, जो आप अपनी वेबसाइट का बनाते हैं, और होस्ट नेम जहाँ से आप होस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि जैसे godaddy.com से कर रहे हैं, 1and1.com से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है आपके पेजेस को रिमोटली एक्सेसिबल कराने के लिए, या फिर सर्वर पे अपलोड करने के लिए। वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और किस फोल्डर में आप अपना फाइल्स वहाँ पे रख रहे हैं उसका नाम, यानी कि वो आपको आपके रूट जो फोल्डर है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास सेकंड स्टेप जो आता है, उसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है सिंपल, कि आपका URL ये है और ये आपका लोकल पब्लिश था, और फर्दर आप उसको वेबसाइट पे किस नाम से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो करेंगे। पब्लिशिंग वेबसाइट, फाइनली आपके पास ऑप्शन आप जो आते हैं उसमें आप पब्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, और पेज ओनली सेलेक्ट किया है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस होंगे आपके पास में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि सारी फाइलें यूज होनी है या सिर्फ HTML फाइल पब्लिश होगी। जो जो ऑप्शंस की हम बात कर रहे थे वो सारे आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो FTP सर्वर का आप यूज़ करते हैं। एंड फाइनली जो पब्लिश बटन होता है, उस पब्लिश बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आपकी जो वेबसाइट है, जो आपके वेब पेजेज हैं, वो रिमोट सिस्टम पे आपके अपलोड हो जाएंगे और रिमोटली एक्सेसिबल होंगे, यानी कि 24/7 उस सर्वर के ऊपर रहेंगे। तो कभी भी कोई भी उस वेबसाइट को विजिट कर सकता है, देख सकता है। रेस्पेक्टिव वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की वेबसाइट आपने बनाई है। अगर आपने इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाई है तो आपसे इंटरेक्शन भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को देखते हैं, वहाँ पे आप अपना लॉगिन करते हैं, परचेजिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, उसके रेस्पेक्टिव आपको मैसेजेज आते हैं, मोबाइल पे मैसेज आता है। तो वो सारे इंटरेक्शंस जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट को कम्प्लीटली पब्लिश करते हैं, और वो इंटरेक्टिव भी होती है, और जिससे आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो पब्लिश करने के बाद कुछ पब्लिशिंग एरर होती हैं जिनको आपका ध्यान रखना होता है कि आप इन पब्लिशिंग एरर्स का क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट पब्लिश कर रहे हैं और इनको ध्यान नहीं देते हैं तो फाइनली आपके डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट आपके यूज़र्स पे पड़ता है, जो आपकी वेबसाइट है उसको विजिट करने वाले हैं, वो बैड इंप्रेशन जाता है उनके पास। तो बेटर है कि आप पब्लिशिंग रिलेटेड एरर्स के बारे में जानें और उसको रिमूव कर लें पब्लिश करने से पहले, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर FTP एड्रेस अपना, मैंने जैसे कहा कि अगर कोई वेब होस्ट आईडी आप ले रहे हैं, यानी कि godaddy.com से परचेज कर रहे हैं, 1and1.com से, तो वो आपको एक FTP एड्रेस देता है, यानी कि FTP लॉगिन आईडी और पासवर्ड देता है, जिसकी हेल्प से आप अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन, कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा हो, ऐसा ना हो कि बीच में ब्रेक हो जाए, ठीक है। मेक श्योर द रिमोट फोल्डर इज करेक्ट, कि ये ध्यान रहे कि आप जिस फोल्डर को, जिस लोकेशन पे आप वेब सर्वर पे अपनी इमेजेस या वेब पेजेज अपलोड कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। यूज़ द एक्सप्लोरर बटन टू ब्राउज द रिमोट फोल्डर, रिमोट फोल्डर को एक्सेस करने के लिए एक्सप्लोर बटन का यूज करें। पेज डोंट शो अप योर वेब पेज, यूर प्रोबेबली स्पेसिफाइड द रिमोट फोल्डर। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई वेबसाइट पे कोई क्लिक करते हैं किसी लिंक पर, वो नहीं ओपन होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो या तो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाया, या वहाँ पे इससे रिलेटेड कोई एरर रह गई है, तो इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। डज योर फायरवॉल ब्लॉक द FTP कनेक्शन, ध्यान रहे इसका कि फायरवॉल जो है
वो कहीं कई बार ऐसा होता है फायरवॉल जो आपके सिस्टम से जितने भी फ़ोल्डर्स या फाइल्स अपलोड होती हैं या डाउनलोड होती हैं, तो उस पर कई बार वो फ़ाइलों को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा ना हो कि आप जिस फाइल को अपलोड कर रहे हैं उसमें कोई फ़ाइल वो ब्लॉक कर दे, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका कंप्लीट वेबसाइट अपलोड नहीं हो पाता है। और उस केस में कई बार जो पेज अपलोड नहीं होता है वो वहाँ पे शो नहीं हो पाता आपकी वेबसाइट पे। ठीक है। सो ऑफ WYSI वेब रिल्डर। ठीक है। तो वोट जो इसका फुल फॉर्म होता है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ठीक है। तो आप जो वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं या फिर जो एक्सेसिबल वेबसाइट है, यानी कि आप वही देखते हैं जो आपको अवेलेबल होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जो पेजेज आपने अपलोड किए हैं सर्वर पे, सिर्फ वही पेजेज जो हैं वो एक्सेसिबल होते हैं, वही पेज आप देख पाते हैं। तो अगर कोई पेज ब्लॉक हो गया है या कोई पेज नहीं अपलोड हो पाया है, तो वहाँ पे वो 404 करके एरर आ जाती है, पेज नोट फाउंड जैसे आपको डिस्प्ले होता है। बहुत बार बहुत सी वेबसाइट्स में ऐसा होता है, आप लॉगिन करते होंगे, आप ब्राउज़र पे कभी किसी वेबसाइट पे विजिट करते होंगे। ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यूज पैसिव मोड फॉर ट्रांसफ़र, ध्यान रहे कि आप जो है ट्रांसफ़र बिल्कुल यानी कि ब्रेक नहीं आना चाहिए ना आपका इंटरनेट कनेक्शन में, या फिर कोई भी ऐसी रिलेटेड इश्यू आपको लग रहा है तो आप उसको पहले ही रिजोल्व कर ले। इंक्रीज द कनेक्शन टाइम आउट टू द 120 सेकेंड। और कनेक्शन टाइम आउट इंक्रीज करने से यहाँ पे मीनिंग है सच दैट आपका कई बार ऐसा होता है कि कनेक्शन बीच में स्लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, लिटिल बिट स्लो होते ही आपका जो सर्वर है उससे कनेक्शन टूट जाए और आपकी वेबसाइट अपलोड होना बंद हो जाए, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे टाइम आउट को, सच दैट लिटिल बिट टाइम भी लग रहा है तो भी आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। इफ़ योर वेबसाइट डज नॉट लुक टू बी अपडेटेड, सेलेक्ट रिफ्रेश। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपने जो पेज अपडेट किया वो हुआ है, तो एक बार आप अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लें और फिर देखें कि वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि पेज रीलोड नहीं हो पाने के कारण आपको लगता है कि आपने जो अपडेट किया वो वेबसाइट पे नहीं हुआ अपडेट। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इनेबल द पब्लिश लॉगिन मेन्यू। ठीक है। पब्लिश लॉगिन मेन्यू को इनेबल करके रखें सच दैट हर बार जब भी कोई चेंज हो तो हमेशा आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको यूज कर सकें, सच दैट दूसरा कोई पर्सन उसको यूज ना कर सके। एंड फॉर अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर कोड्स, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और भी आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या पब्लिश रिलेटेड एरर आ सकती हैं जब कोई भी वेबसाइट को आप अपने लोकल सिस्टम से किसी सर्वर पे, किसी वेब होस्टिंग साइट पे अपलोड करते हैं। So maybe there is a temporary problem with your host. Check if you can connect using the FTP client. और 99.9 of all the publishing errors are the result of invalid configuration. और ज़्यादातर जो पब्लिशिंग एरर होती हैं वो कॉन्फ़िगरेशन को लेके होती है, गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती हैं। सो जब भी किसी भी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना होता है हमें। और एग्ज़ाम में जनरली एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पब्लिशिंग एरर पे, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। और नोट कर लें अपने, सच दैट जब भी आपको मौका मिले आप इसको रिवाइज कर सकें। सो यहाँ पे आपका पब्लिशिंग रिलेटेड मैटर जो है वो फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, सो बात करेंगे इस सब के बारे में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।